हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का नॉलेज पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। आज हम सीखेंगे कि मैथ का जो मूल मूल उद्देश्य है, मूल इकाइयां जो होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं, और इसी के साथ हम जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यहीं तक होगा। और इन सब को 10 होंगे, 0 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और इन्हीं संख्याओं से मिलकर हम कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। जैसे कि हम 1000 लिखेंगे। 1000 तो हमने 1 लिखा और 3 शून्य लगा दिए, और इसको हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा और हज़ार, ये हज़ार हमने इन्हीं 0 3 लगाया और 1 लगाया, और इन्हीं से मिलकर हमारी 1000 तक की संख्या बन गई। ऐसी हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं दोस्तों। और अब इन जो 10 डेसिमल संख्याओं का अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है। जैसे कि 0, इसकी खोज भारत में हुई थी। 0 की खोज भारत में हुई थी। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे कि 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसकी खोज हुई थी कि अगर किसी भी संख्या में दाएं तरफ शून्य लगा दिया जाए तो वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ 2 है और हम इसमें शून्य जोड़ देते हैं, तो हम इसको ये मतलब शून्य के बारे में जानेंगे। शून्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किसके बारे में? शून्य के बारे में। शून्य के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। जैसे कि हमने बताया कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य लगा देंगे तो शून्य लगाने से वो दहाई का जो अंक है 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने शून्य लगा दिया तो ये पहले इकाई था, अब इसमें हमने शून्य लगाया तो ये इकाई हो गया ये, और ये हो गया दहाई, यानी 10 अंक बढ़ गया। ऐसे ही आगे भी देखते, किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए और अगर हम देखें किसी भी संख्या में, ये जैसे 20 है और इसमें हम शून्य जोड़ दें तो इससे किसी भी संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 20 का 20 ही होगा। और आगे देखिए, चाहे हम कोई भी संख्या इसमें से घटा भी सकते हैं। 30 माइनस 0 कर दें, फिर भी इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि 0 से हम किसी के साथ घटाएंगे या जोड़ेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं, तो वो जो भी संख्या होगी उसको पूरे टर्म को ही शून्य कर देगी। जैसे 45 इंटू 0 हम करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? ये शून्य ला देगा। मतलब शून्य की अगर इंटू करते हैं तो ये शून्य ही। आगे दोस्तों, अगर हम किसी संख्या में, कोई भी संख्या है 30 मानो, और 30 में अगर हम शून्य का भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसको अगर हम किसी भी संख्या का शून्य से भाग देंगे तो पूरी जो संख्या है वो अपरिभाषित हो जाएगी। किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिणाम अपरिभाषित होता है। किसी संख्या की घात, अगर माना कि अगर हम कोई भी संख्या है, 4 है, 5 है, 6 है, अगर इनकी घात हम शून्य लगा दें तो इन सभी का परिणाम 1 आएगा। इसका भी, क्योंकि अगर शून्य की पावर लगाएंगे तो उसका परिणाम 1 आएगा। पूर्ण संख्याएं और इससे आगे पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो शून्य से ही शुरू होती हैं। इसके बिना अगर हम पूर्ण संख्याएं, ये शून्य पूर्ण संख्या शून्य के बिना अगर हम शून्य नहीं लगाएंगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएंगी। हाँ, 1 से शुरू होंगी, लेकिन 0 के बिना पूर्ण संख्या नहीं होंगी। उनको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। इससे आगे चलते हैं और शून्य को अगर हम देखते हैं तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। कोई आपसे पूछे कि शून्य कैसी संख्या है,
तो आप बोलेंगे कि शून्य ना ही धनात्मक है, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। ये दोनों में से कोई नहीं है। जैसे कि अब आप कहेंगे कि कैसे हम इसको लाइन पे दर्शा सकते हैं। जैसे सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर हम देखते होंगे कि बीच में जो टर्म होगा 0 का होगा, इससे आगे 1 2 3 और डॉट 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 आगे कितना भी ले सकते हैं हम। इससे आगे -1 ले सकते हैं, -2 लेंगे और -3 लेंगे। तो हमारी जो शून्य होगा, शून्य को हम ना तो धनात्मक बोल सकते हैं, ना ही ऋणात्मक बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य हो, उस संख्या पर कितनी भी घात लगा दो, इकाई का अंक शून्य ही रहेगा। आगे हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या है, जैसे हमने माना यहाँ पर लेते हैं हम 20 है और 20 की 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। 5 0 0 और 5 2 जा 10, मतलब 100 हो गया। तो अगर हम इसमें भी माना हमने 5 में ले लिया, 5 में हम 50 में करते हैं, 50 में 2 का करेंगे तो 2 का 0 और 5 दूनी 10, मतलब 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या में चाहे इसकी पावर कितना भी हो, और अगर पावर कितना भी होगा और इसमें हमारा लास्ट में अगर 0 है तो वो अंत तक 0 ही आएगा। जैसे 10 पे हम 2 पावर करेंगे तो 10 × 10 कितना होता है हमारा 100, ऐसे हो जाएगा। 10 × 100 हो जाएगा। तो ऐसे ही इससे आगे हम चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, एक के बारे में हम जानकारी जानेंगे। एक जो होता है हमारा, एक संख्याओं का सबसे छोटा अंक होता है। एक हमारा संख्याओं का सबसे छोटा अंक होता है। एक हमारा सबसे छोटा अंक है। किसका? अंक का सबसे छोटा अंक है। प्रथम प्राकृतिक संख्या भी हमारी एक ही होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्या भी हमारी एक ही होगी, एक ही होती है। और एक से किसी संख्या को, अगर इसके बारे में, एक के बारे में जाने, एक के से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो जितना गुणा किया जाएगा, जिस अंक में गुणा किया जाएगा या जिस संख्या में गुणा किया जाएगा, वो संख्या उतनी की उतनी ही होगी। जैसे कि 1 × 2 किया तो 2 रहेगा, और 1 × 3 करेंगे तो 3 रहेगा। मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1 × 20 ले लो, 20 लेंगे फिर भी 20 ही रहेगा। यानी अगर हम देखते हैं गुणा में यही होगा, अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड में भी यही रहेगा हमारा सेम। 1 का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। 6 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। मतलब हमारा एक से हम या तो गुणा करें या भाग दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे आगे किसी संख्या की घात 1 का अर्थ, इससे आगे हम देखते हैं कि अगर हम एक के बारे में, अगर हमारे पास ये 7 होगा, 7 पे हम अगर 1 घात चढ़ाएंगे तो इसका मान भी 7 ही रहेगा। मतलब गुणा करेंगे फिर भी वही संख्या रहेगी, भाग करेंगे फिर भी वही संख्या रहेगी, और अगर हम पावर करेंगे तो भी वही संख्या रहेगी। और इसके बाद प्रथम विषम संख्या 1 होती है। और इससे आगे हम अगर देखें तो प्रथम जो विषम संख्या होगी हमारी 1 से शुरुआत होती है। एक अगर तुमसे बोले अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि एक जो होती है, एक अभाज्य एक का केवल एक ही प्राइम फैक्टर होता है, मतलब अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है। और उसका अभाज्य संख्या जो होती हैं वो दो प्राइम फैक्टर उसके होने ही चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि हम 2 को देखते हैं तो 2 हमारी 2 का 1 भी काटेगा और 2 भी काटेगा। इसी प्रकार एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य संख्या है। एक के ऊपर किसी भी एक का वर्गमूल, घनमूल भी एक ही होगा। अगर हम एक पे एक का वर्गमूल करते हैं
तो एक ही होगा, एक होगा। अगर हम इस पर घनमूल करते हैं तो भी एक ही होगा, इसका एक होगा। वर्गमूल, घनमूल और एक का घात के बारे में मैं आपको बता ही दिया कि कितनी भी घातें चढ़ देंगे एक पर तो उसका परिणाम भी वही होगा। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे दोस्तों हम 2 के बारे में जानेंगे। 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, मतलब 2 प्रथम सम संख्या है। 2 जो हमारा है ये प्रथम 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 क्या है? सम संख्या, सम संख्या, प्रथम सम संख्या है। प्रथम सम संख्या के होते भी ये एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या के होते हुए भी ये एक अभाज्य संख्या भी है, प्रथम अभाज्य संख्या भी है। और इसके अलावा और भी जितनी अभाज्य संख्या होंगी वो केवल विषम संख्या होंगी, लेकिन 2 एक सम संख्या है और वो भी अभाज्य। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो आप अभाज्य संख्या 2 को ही बताएंगे, क्योंकि 2 के अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 ही गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर 2 ही होने चाहिए। जैसे कि 1 × 2, इसको 1 भी काटेगा और 2 भी काटेगा, मतलब 1 भी काटेगा और 2 भी काटेगा। लेकिन हमने आपको बताया था 1 के बारे में, 1 हमारा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणन फैक्टर होगा, इसलिए वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है ये कैसी है? एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। किसी और इसके एक जानकारी ये है कि किसी भी अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 नहीं आएगा कभी भी 2 पूर्ण वर्ग संख्या जितनी भी होंगी पूर्ण वर्ग संख्या जैसे हमने मांगना 4 9 3 × 9 होता है, 4 2 दूनी 4 3 × 9, ऐसे ही 4 चौक 16 होता है। इनके जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी डॉट 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 आगे उनके अंत में कभी भी 2 नहीं आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और भी आगे हम देखते हैं और इसके बाद हम चलते हैं 3 पे। 3 के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। 3 के बारे में 3 जो होता है ये भी एक ऐसी संख्या है कि जिसके अंत में 2 और 3 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे दोस्तों 4 के बारे में। 4 भी हमारी एक ऐसी संख्या है, वो हमारी भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या 4 हमारी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 4 के गुणनखंड। और भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 3 से अधिक फैक्टर हों उसको ही भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने क्या बताया कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों उनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। और जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब देखिए 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई। कैसे? 4 को हमारा क्या क्या काटेगा? 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अब इसके आगे हम चलें 5 के बारे में। 5 के बारे में चलते हैं। 5 के बारे में देखिए, 5 पर कितनी भी घातें हों, 5 एक ऐसी संख्या है कि 5 के ऊपर कितनी भी घातें हों, 1 होगा तो इसका 5 आएगा। अगर इस पर हम 2 कर देंगे तो 25 आएगा। अगर हम इस पर 3 कर देंगे तो भी 125 आएगा। क्यों? अगर 5 की पावर पर कितनी भी संख्या की हम कितनी भी पावर चढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट, इसका मतलब डॉट 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 आगे कितनी भी पावर हों, कितनी भी A to Z कितनी भी पावर हों, अगर उस पर 5 पर हम पावर चढ़ाएंगे तो 5 के अंत में केवल 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। और दूसरा, अगर हम किसी विषम संख्याओं से भाग देते हैं। विषम संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को 2 नहीं काट सकता वो विषम संख्या होती हैं। तो विषम संख्या, असम संख्या हम आगे पढ़ेंगे
आज हम अंकों के बारे में ही आपको बताएंगे इसके बारे में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कितनी भी हमारी पावर हो उसमें 5 ही आएगा, और विषम संख्या से हम गुणा करेंगे। जैसे 5 का 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का 1 में करते हैं तो 5 आएगा, 5 का 3 में करते हैं फिर भी 5 आएगा, और 5 का 5 में करते हैं फिर भी हमारा 5 कैसे आएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। कहने का मतलब लास्ट में जो इकाई अंक होगा हमारा वो 5 ही आएगा। अगर हाँ हम इसको इस संख्या को करते हैं, अगर हम सम संख्या से गुणा करते हैं, 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो सदैव शून्य आएगा। जैसे सम संख्या के साथ 5 × 2 ये हमारी सम संख्या है, तो 5 दूनी 10, इकाई के अंत पर 0 आएगा। 5 × 4 5 चौक 20 तो शून्य आएगा। 5 × 8 फिर भी हमारा शून्य ही आएगा। मतलब हमारी संख्याओं में शून्य ही आएगा लास्ट में, अगर सब संख्या से गुणा करते हैं, और विषम संख्या से करेंगे तो सदैव 5 ही आएगा। अब इससे आगे हम दोस्तों हम चलते हैं आगे। हमारा होगा 6 नंबर। 6 के बारे में जानेंगे। 6 के बारे में, 6 भी एक ऐसी ही संख्या है जैसे 5 है। 5 का हमारा 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। ऐसे ही हमारा 6 है। 6 मतलब 6 का भी हमारा वही रूल होगा। 6 का पावर 1 तो 6 होगा, 6 का पावर 2 तो 36 होगा, और 6 का पावर क्यूब मतलब 216। यानी डॉट 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 अंत में भी उसके लास्ट में जो होगा ये 6 ही आएगा। मतलब 6 पे कितनी भी पावर होगी, इसकी यही विशेषता है कि 6 पे अगर कितनी भी हम पावर चढ़ा देंगे उसके अंत में 6 ही आएगा। अब चलते हैं हम 7 पर। 7 एक ऐसी संख्या है, 7 ऐसी संख्या है कि 7 के लास्ट में जो हमने बताया 2 3 और 7 8 ये 4 संख्या हैं। अगर हम बताएं 7 8 भी होगा तो ये 4 संख्या ऐसी हैं कि जिनको लास्ट में हमारा 8 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अगर ये लास्ट में है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। कौन कौन? 2 3 और 7 8 ये हमारी 4 ऐसी संख्या हैं कि जो अंत में, अगर सवाल के अंत में संख्या के अंत में अगर ये चारों संख्या हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे दोस्तों, अगर हमने आपको बताया 8 और 9 के बारे में हम बताएंगे। तो 9 एक विषम संख्या है। विषम संख्या है और ये पहली विषम संख्या और अभाज्य संख्या भी होगी। 9 क्या होगी? 9 जो है पहली प्रथम विषम संख्या, जो 9 है भाज्य संख्या है। मतलब 9 भाज्य संख्या है। 9 को कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। ये तीन हो गए। तो ये कैसी संख्या हो गई? हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो इससे आगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरा नाम है अंकुश कुमार, मैथ और यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन अंकुश